टीजर में आपने देखा होगा कई बार किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि जो कुछ होता है सब किस्मत में लिखा होता है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो ऊपर वाले ने तय किया वही होता है। हम कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, हमारे साथ क्या होगा, बस एक अच्छी चीज़ ये कि सच्चाई हमें बताई नहीं। वरना अगर हमें सच पता चल जाए कि हम पैदा तो हो गए, हमारे साथ आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, अगले घंटे क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले साल क्या होगा, तो शायद इंसान सोच सोच के जी ही नहीं पाए, वक्त से पहले मर जाए। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो राज रखी ऊपर वालों ने। किस्मत मैंने इसलिए कहा कि एक कहानी मुझे बचपन में मेरे अब्बू ने सुनाई थी और वो शायद उन्होंने किसी मैगज़ीन में पढ़ी थी। कहानी ये थी कि एक फ़ोटोग्राफ़र था और बहुत अच्छा फ़ोटो जर्नलिस्ट था वो। उसके फ़ोटो को कई इनाम भी मिले, लेकिन वो चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल पे उससे कोई इनाम मिले उसकी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। इत्तेफाक से उसकी पत्नी किसी दूसरे शहर जा रही थी, वो उसे छोड़ने के लिए स्टेशन गया। प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसने अपना बीवी से बात कर रहा था, तभी ट्रेन आई। भीड़ भी थी। इत्तेफाक से ट्रेन आई और चली गई। उसके बाद दूसरी ट्रेन थी जिसमें उनकी बीवी को सवार होना था। आधी भीड़ ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी भीड़ थी। अब दूसरी ट्रेन आनी थी जिसमें बीवी को जाना था। तभी वो लोग प्लेटफॉर्म के करीब खड़े हुए थे। कोई हादसा हुआ कि बीवी जो है वो ट्रैक पे गिर गई, रेलवे की पटरी पर, और वो जो फोटोग्राफर है वो प्लेटफॉर्म पर, उसके सामने उसकी बीवी गिरी। बीवी उठी, उसने हाथ दिया, फोटोग्राफर ने भी हाथ बढ़ाया अपनी बीवी को ऊपर खींचने के लिए। अचानक एक ट्रेन के इंजन की आवाज़ आई। उसने देखा कि सामने से उसकी ट्रेन उसी पटरी पर चली आ रही है। वो वही ट्रेन है जिससे उसकी बीवी को जाना है। अब जैसे ही उसने देखा उस ट्रेन को आते हुए, पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपनी बीवी का हाथ छोड़ दिया और हाथ छोड़कर फटाक सा उसने अपने कंधे पे जो बैग था उसमें से कैमरा निकाल लिया और कैमरा लेकर उसने जो फोकस किया, जो कैप्चर करना था, वो ट्रेन और उसकी बीवी थी। वो फ़ोटो क्लिक करता रहा। ट्रेन आई। कुछ ये मैं बता रहा हूँ तो वक्त लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेकंड का खेल था। कैमरा निकाला, ट्रेन आई, ट्रेन ने बीवी को कुचला, उसने फ़ोटो खींचा, ट्रेन निकल गई, आगे जाकर रुकी, बीवी की मौत हो गई थी। बाद में उसके इस फ़ोटो के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। जब बहुत बात के बाद उसने ये पूरी सच्चाई बयान की थी, फिर किसी मैगज़ीन में ये छपी थी। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा ये था कि कई बार किस्मत पता नहीं क्या क्या कराती है। अब अगर उसकी मौत इसी तरीके से लिखी थी तो वैसी ही होनी थी। चाहता तो पति हाथ खींच के बचा सकता था। आज की कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जिसे हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट पैक, जिससे हम मोबाइल पे आप जैसे कहानी सुनते हैं या बाकी सारे सोशल मीडिया को आप देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं। अगर एक लड़की का इंटरनेट पैक उस रात ख़त्म ना होता और वो मैसेज उसके पास डिलीवर हो जाता तो शायद एक की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी अलीगढ़ की है। कहानी अक्टूबर के महीने की है, इसी अक्टूबर के महीने की है। अब नवंबर शुरू हो गया है। अलीगढ़ में एक अग्रवाल परिवार रहता था जिसमें दो भाई थे, अरुण अग्रवाल और तरुण अग्रवाल। और बात 13 अक्टूबर की है। जो अरुण अग्रवाल, उनकी पत्नी आस्था और उसके दो बच्चे रहते थे इस घर में। बराबर के घर में छोटा भाई तरुण और उसके माँ बाप रहते थे। 13 अक्टूबर की शाम को तरुण अग्रवाल अपने बड़े भाई अरुण अग्रवाल के घर जाता है और जैसे ही वो जाता है वो देखता है कि घर का दरवाज़ा बंद है और कोई है नहीं। दोनों बच्चे भी नहीं हैं, उसकी भाभी भी नहीं है। वो लौट आता है। अगले दिन वो सुबह फिर जाता है। सुबह जब जाता है तो देखता है कि फिर दरवाज़ा बंद है। अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, क्योंकि उसके पास भी एक चाबी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर एक कमरे में उसकी भाभी आस्था की लाश फंदे से झूल रही थी। लाश देखता हुआ वो बदहवास सीखता है, भागता है, वापस आता है, लोगों को बताता है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है। पुलिस के सामने लाश को ज़मीन पे उतारी जाती है नीचे। पहली नज़र में देख के साफ लग रहा था मामला सुसाइड का है, खुदकुशी का है। अब अलीगढ़ में एक क्वारसी थाना है, रमेश विहार कॉलोनी में घर है ये अग्रवाल परिवार का। तो इन लोगों ने देखा कि जो लाश जहाँ पे टंगी हुई थी वो लाश असल में एक कमरे के पीछे वॉशिंग मशीन का एरिया था जहाँ कपड़े धुले जाते, और उसी के पास एक वेंटिलेशन के लिए जाल थी। उस जाल में एक फंदा का सिरा कसा हुआ था। पता चला कि अरुण घर पे नहीं था और अरुण की एक फैक्ट्री थी ऑक्सीजन की, और ये उसने ऑक्सीजन की फैक्ट्री शायद
जब कोरोना में ऑक्सीजन की सारी चीज़ें होती तब उसने डाली थी। पुलिस को तफ्तीश में ये भी पता चला कई बार अरुण और आस्था की दोनों की लड़ाई होती थी मियाँ बीवी के, तो हमेशा अरुण जाकर अपनी फैक्ट्री में ही सो जाता था। अब बीवी की मौत हो गई, पति को खबर देनी है, भाई पति अपने को ढूंढ रहा है, भाई का कोई सुराग नहीं मिल रहा, मोबाइल स्विच ऑफ है, फैक्ट्री में भी नहीं है। पुलिस को भी लग रहा है कि वो कहाँ गायब हो गया। इधर पुलिस को लाश देखने के बाद एक शक होता है। जब आस्था की लाश को उतारी जाती है तो देखा जाता है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा, खून है और खून का थक्का थोड़ा सा जमा हुआ है। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, खुदकुशी के दौरान में आमतौर पर ब्लड नहीं आता मुंह से। तो पहली नज़र में देख के पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, इसलिए फिर वैसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेजना था, तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो फिर पता चला, जो रिपोर्ट आई, कि मौत फंदे पे झूलने से नहीं हुई, बल्कि मौत फंदे पे झूलने से पहले ही उसकी गला दबाकर की जा चुकी थी। और एक हैंगिंग की डेथ और एक स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटना, इन दोनों में फ़र्क होता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका खुलासा कर देता है। तब पुलिस को ये क्लियर हो गया कि ये मर्डर है, पति गायब है। पहला शक अब उसी पर गहराता जा रहा है। फिर पुलिस ने कहा कि ये लेकिन क्यों, कैसे। फिर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला 2008 में अरुण और आस्था की शादी हुई थी। अरुण बाद में आस्था उसने डॉक्टरी की और उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई। तो डॉक्टर आस्था जो है वो एक डॉक्टर थी, इनके 2 बच्चे हुए, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तो फिर अपनी बीवी का वो कत्ल क्यों करेगा, पुलिस के सामने ये सवाल था। और दूसरी तरफ अरुण मिल नहीं रहा है। अभी पुलिस इसी सारी उहापों में थी कि अचानक एक रोज़ एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, यही क्वारसी पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाकर वो कहती है कि आस्था की मौत के बारे में उसे कुछ कहना है। जो आईओ थे वो आते हैं सामने, पूछते हैं कि क्या बात है। तब वो बताती है कि 12 अक्टूबर की रात आस्था ने उसे एक व्हाट्सएप किया था। ये जो लड़की थी ये आस्था की दोस्त थी और उसने कहा कि करीब 8 बजे के आसपास उसने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, लेकिन मेरा इंटरनेट पैक जो है वो ख़त्म हो गया था, तो शायद वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। सुबह मैंने उस व्हाट्सएप पैक को फिर रिचार्ज किया तो ये मैसेज डिलीवर हुआ। और उस मैसेज को जब मैंने पढ़ा तो उसमें आस्था ने लिखा था, माई लाइफ इज़ इन डेंजर, इफ़ आई डाई काइंडली हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ माई किड्स टू माई सिस्टर। यानी मेरी जान खतरे में है और अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूँ तो मेरी दोनों बच्चों को मेरी बहन को सौंप देना। अब ये उसने अपनी दोस्त को व्हाट्सअप मैसेज भेजा, लेकिन नेट पैक ख़त्म होने की वजह से वो वक्त पर डिलीवर नहीं हुआ। और बाद में उसके दोस्त को पता चला कि उसकी तलाश मिली है और इसीलिए वो बदहवास पुलिस स्टेशन पहुंची। अब अगर यही मैसेज वक्त पर डिलीवर हो जाता, क्योंकि जब मैसेज लिखा तब आस्था जिंदा थी, तो हो सकता था कि उसकी दोस्त उसको कांटेक्ट करती, उसके पास जाती, उससे पूछती कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो, आखिर किससे खतरा है तुम्हें, क्यों तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी बहन के पास रहना पड़े जबकि तुम जिंदा हो। तो शायद वो सारी चीज़ें बता सकती थी, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। एन वक्त पे इंटरनेट पैक ख़त्म और मैसेज बाद में डिलीवर हुआ। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद पुलिस को और डाउट हो गया, लेकिन कातिल अभी तक सिर्फ शक है और पति भी गायब है। अब एक डर ये भी है कि कहीं अरुण जो है उसका पति, उसके साथ भी कुछ ना हो गया हो, क्योंकि मोबाइल भी बंद है, वो गायब है। बीवी की मौत की खबर खुद परिवार वाले देना चाहते हैं, अंतिम संस्कार में उसका होना ज़रूरी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस उसके मोबाइल को लगातार सर्वेलांस में लगाई हुई है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है, इसलिए कोई लोकेशन भी पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस फिर से एक तरह से एकदम ज़ीरो थी पूरे इन्वेस्टिगेशन में कि क्या करे। लेकिन इस मैसेज से ये हो गया था कि शायद आस्था को पहले से आभास अंदाज़ा हो चुका था कि कोई उसे मार सकता है। इस दौरान में पुलिस ने कहा कि अब कुछ और जुगाड़ करते हैं जब तक अरुण की कोई खबर नहीं मिलती। इस रमेश विहार कॉलोनी अलीगढ़ के पुलिस कहती कि इस पूरे कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं, शायद यहाँ से कोई क्लू, कोई सुराग मिल जाए। पुलिस अरुण के घर के आसपास और पूरी कॉलोनी के करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। खंगालते खंगालते अचानक 12 अक्टूबर की रात के ही सीसीटीवी कैमरे पर नज़र थी, क्योंकि उसी दिन मौत हुई थी आस्था की। 12 अक्टूबर को एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को एक हल्का सा सुराग मिलता है। पुलिस देखती है कि एक गाड़ी अरुण के घर के थोड़ी दूर पर रुकती है और उस गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं। उसमें एक अरुण था और 3 और थे जिनको पुलिस नहीं जानती थी। इसके बाद उन तीनों को छोड़कर अरुण अपने घर चला जाता है। ये तीनों उसके बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी से निकलते हैं और टहलने लगते हैं, शायद वेट कर रहे थे, और टहलते टहलते फिर वापस ये गाड़ी में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर एक बाद में कैमरे में दिखाई देता है कि अरुण वापस घर से बाहर आता है और इन तीनों को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद दिखाता है लास्ट फ्रेम में
कि फिर उस घर से 3 लोग बाहर निकलते हैं, अरुण नहीं निकलता, और वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये था कि इस 12 अक्टूबर की रात को अरुण इस घर पर मौजूद था। हालांकि बाद में ये था कि वो घर नहीं आ रहा था, लेकिन 12 अक्टूबर को कैमरे ने चुगली खाली की वो वहाँ मौजूद था। अब पुलिस और जोरों शोर से अरुण की तलाश में लग गई, मोबाइल सर्विलांस पे ही था। करीब 6 दिन बाद 17 से 18 अक्टूबर की दरमियानी रात को अचानक पुलिस के सर्विलांस पे एक तरह से अलर्ट होता है कि अरुण का मोबाइल ऑन हो गया है। अब जैसे ही पुलिस उसका लोकेशन देखती है तो पुलिस खुद हैरान रह जाती है। उसका लोकेशन अलीगढ़ में ही था और उसके उसी ऑक्सीजन की फैक्ट्री में था, प्लांट में, जहां उसने ऑक्सीजन का प्लांट लगा रखा था। अब पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, फौरन पुलिस की टीम भागती है वहाँ पे प्लांट पे, वहाँ जाती है, अरुण मिल जाता है, अरुण को पकड़ लेते हैं। पता चला कि अरुण पिछले 6 दिनों से भाग रहा था, पैसे खत्म हो गए और पैसे के लिए ही वो अपनी इस फैक्ट्री में आया था, लेकिन मोबाइल सर्विलांस पे था, लोकेशन पता चल गया और पुलिस ने उसको रंगे हाथ वहीं पर पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने सब कुछ इनकार किया, लेकिन फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा दिखाया और उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने उससे पूछा कि ये बताओ तुमने कत्ल क्यों किया। अरुण इसके बाद सच बोलना शुरू करता है। अरुण ने जो कहानी सुनाई उसकी कहानी ये थी कि 2008 में उन दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ, दोनों के बच्चे हुए, दोनों खुशी खुशी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019-20 आते आते उसे एहसास हुआ कि आस्था किसी और लड़के से फ़ोन पे घंटों बात करती है और उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। इस बात को लेकर आस्था से कई बार झगड़ा हुआ। फिर उसने आस्था को समझाया, कई बार उसने बात करनी बंद कर दी, लेकिन फिर शुरू हो जाती। उसने बताया कि 28 सितंबर, अक्टूबर से पहले 28 सितंबर को रात को इसी बात को लेकर, क्योंकि वो फिर बात कर रही थी, आस्था के साथ उसका झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद देर रात को आस्था ने किसी को फ़ोन किया और आस्था का वो जो दोस्त था वो घर आ गया। आस्था ने अपने दोस्त के सामने कहा कि ये तुम्हारे नाम पे मेरे को टॉर्चर करता है और ये सारी चीज़ें। तो आस्था के दोस्त ने अरुण की पिटाई कर दी। अरुण को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक तो उसकी बीवी एक पराये मर्द से बात कर रही है, उसके साथ रिश्ता है, और उसी के घर में आकर उसे पीट गया। गुस्से में वो उसी रात वहाँ से निकलता है, अपने फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में सो जाता है और उसका सोचने लगता है कि इसका बदला कैसे दें। फैक्ट्री में जाने के बाद काफ़ी सोचने के बाद इसका वहाँ पे एक गार्ड था फैक्ट्री का, जिसका नाम विकास था। वो विकास को सबसे पहली बार बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में ये हालात हैं और मेरी बीवी किसी से बात करती है, उसका उसके साथ इश्क है और उसने मुझे घर में घुस के मारा है और मुझे बदला लेना है। विकास ने उसे 2 सुपारी किलर के बारे में बताया, अशोक उर्फ टशन और पवन नाम के 2 सुपारी किलर। उनसे बात हुई, 1 लाख रुपए में डन हुआ सौदा। 60,000 रुपये अरुण ने उसे एडवांस दिया और इसके बाद 12 अक्टूबर की शाम को तय हुआ कि ये आस्था को मारना है। 12 अक्टूबर को उन तीनों को लेकर, गार्ड विकास और ये दोनों सुपारी किलर को लेकर अरुण घर पहुंचता है। तीनों को गाड़ी में इंतज़ार करने को कहता है, वो खुद जाता है। अंदर जाता तो देखता है कि उसके दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। टीचर उस वक्त आए थे, करीब 8 बजे ट्यूशन का वक्त होता है। तो उसने टीचर से कहा कि आज कहीं इन बच्चों को लेकर मुझे बाहर जाना है, अब आप मत पढ़ाइए, कल आइएगा। ट्यूटर कहता है कि थोड़ा सा होमवर्क दिया है, बस वो देख लेता हूँ। 10 मिनट वो और रुकता है। होमवर्क देखने के बाद वो निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाता है, वहाँ टीवी ऑन कर देता है, तेज़ कर देता है। फिर उसके बाद बाहर आता है, तीनों को इशारा करता है, तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर आने के बाद बच्चे दूसरे कमरे में, दरवाज़ा उनका बंद कर देता है और आस्था को उसका पति अरुण, गार्ड और 2 सुपारी किलर, ये चारों पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं और गला घोट कर उसे मार डाल देते हैं। मारने के बाद अब उन्हें खुदकुशी दिखाना था, इसलिए आस्था की लाश को जहाँ वॉशिंग मशीन का एरिया था वहाँ पे ग्रिल से फंदे गले में डालकर उसे टांग देते हैं, ताकि जब पहली नज़र में कोई देखे तो ये लगे कि ये खुदकुशी है। ये सब कुछ करने के बाद तीनों कातिल वहाँ से चले जाते हैं। ये उसके बाद सुबह अपने भाई तरुण के पास जाता है, जो बराबर में रहता है, और तरुण को बताता है कि मैंने तुम्हारी भाभी का कत्ल कर दिया, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम एक काम करना, तुम अभी नहीं, आज शाम को घर जाना और घर जाने के बाद तुम लाश देखना, उसके बाद तुम ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देना। फिर लोग आएंगे, पुलिस आएगी और बात पता चल जाएगी सबको। भाई के कहने के मुताबिक तरुण 13 अक्टूबर की शाम को घर जाता है। दरवाज़ा उसे मालूम था कि अंदर लाश है। अच्छा, इस दौरान में कत्ल करने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को कमरे से निकालता है अरुण, और ले जाकर वो अपने भाई के पास छोड़ देता है, जो छोटा भाई तरुण
बराबर में रहता था। अब घर में सिर्फ बीवी की लाश पड़ी थी। अगले दिन अक्टूबर 13 तारीख को शाम को जाता है तरुण, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती चीखने चला। उसे एक डर था कि कत्ल हो गया, पता नहीं रात को ही पुलिस उसे भी ना उठा ले, तो वो डर के मारे वापस लौट आता है। लेकिन फिर लगता है कि क्या करें, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस जाता है और वापस जाने के बाद वो लाश देखने और एक तरह से हैरान होने, परेशान होने का नाटक करता है, चीखता है, चिल्लाता है। तब दुनिया को पता चलता है कि आस्था की मौत हो गई और उसने खुदकुशी की है। लेकिन बाद में ये मामला कत्ल का निकलता है। इस इल्ज़ाम में पुलिस गार्ड, दोनों सुपारी किलर अरुण और उसके भाई तरुण, इनको भी गिरफ्तार कर लेती है। तो कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शक की वजह से ये कत्ल हुआ है। और दूसरा, किस्मत, अगर वो इंटरनेट पैक एन वक्त पे ख़त्म ना होता उसकी दोस्त का आस्था के, तो शायद इतना वक्त मिल जाता कि आस्था को वहाँ से निकाला जा सकता था या बचाया जा सकता था। तो आज कहानी में इतना ही।